नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक काफी अहम फैसले पर बात करने वाले हैं। जी। ये मामला है संजय डी जैन और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य का। 2025 का ये फैसला है। हाँ, हाल का ही है। और ये उन कानूनी मसलों में से है जो सीधे तौर पर मतलब पारिवारिक रिश्तों और कानून के दांव-पेच से जुड़े हैं। बिल्कुल, ये बहुत आम स्थितियां होती हैं आजकल। तो आज हमारी चर्चा का फोकस रहेगा कि पति के रिश्तेदारों के खिलाफ जो आपराधिक कार्रवाई होती है, खासतौर पर आईपीसी की धारा 498A। हाँ, जो क्रूरता से जुड़ी है, पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता। बिल्कुल। तो इसके तहत कार्रवाई कब और क्यों रद्द की जा सकती है, ये सवाल अक्सर उठता है ना, कि क्या बस रिश्तेदार होने से ही मामला बन जाता है? सही बात है। ये फैसला इसी पहेली को सुलझाने में मदद करता है। और हमारी सारी जानकारी का आधार यही सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हम इसी का विश्लेषण कर रहे हैं। जी, सिर्फ इसी केस पर फोकस है। हाँ, हमारा मकसद है कि अदालत ने क्या तर्क दिए, क्यों ये फैसला आया और इसके मायने क्या हैं। मतलब ये सिर्फ एक केस है या इसका असर आगे भी दिखेगा? हम कोशिश करेंगे इसे समझने की। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मामले की तह तक जाते हैं। कहानी शुरू होती है एक एफआईआर से, जैसा कि अक्सर होता है ऐसे मामला में। हाँ, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो इसमें कौन कौन शामिल था और आरोप क्या लगाए गए थे? देखिए, ये एफआईआर पत्नी ने मतलब शिकायतकर्ता ने दर्ज कराई थी। अच्छा। और इसमें आरोपी थे उनके पति, ससुर, सास और ननद, पूरा परिवार ही लगभग। और आरोप क्या थे? मुख्य आरोप तो वही था, शादी के बाद उपहार या जिसे हम दहेज कहते हैं, उसकी मांग। ये धारा 498A में आता है। ठीक है। इसके अलावा पति पर एक गंभीर आरोप था अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए दबाव डालना। ये धारा 377 के तहत। ओह, ये तो काफी गंभीर है। हाँ, और साथ में अप्राकृतिक धमकी का भी आरोप था, यानी धारा 506 आईपीसी। तो ये तीन मुख्य धाराएं थी। 498, 377 और 506। समझ गई। लेकिन यह एक बहुत ही मतलब दिलचस्प कानूनी बिंदु है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बताइए। सुप्रीम कोर्ट में जो अपील गई थी ना, वो पति ने नहीं की थी। अच्छा, फिर किसने की थी? अपील की थी सिर्फ ससुर, सास और ननद ने, मतलब संजय डी जैन और बाकी ससुराल वाले। ओके। उन्होंने अपने खिलाफ जो कार्रवाई चल रही थी उसे रद्द करने की मांग की थी। पति इस अपील में शामिल नहीं था। उसने अपने ऊपर लगे आरोपों को चुनौती नहीं दी। अरे वाह, ये तो बहुत अहम बात है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल सिर्फ ससुराल वालों के खिलाफ केस चलाने या न चलाने का था, पति का मामला अलग रहा। बिल्कुल, एकदम सही पकड़ा आपने। सुप्रीम कोर्ट का दायरा सिर्फ इन अपीलकर्ताओं तक सीमित था। अदालत को बस ये देखना था कि क्या ससुर, सास और ननद के खिलाफ पहली नजर में, जिसे हम कहते हैं प्राइमा फेसी, कोई केस बनता है या नहीं, या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई रद्द कर देनी चाहिए। ठीक है, तो इस सीमित दायरे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया फिर? क्या ससुराल वालों की बात मान ली? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील मंजूर कर ली। अच्छा। और ससुर, सास और ननद के खिलाफ जो आपराधिक कार्रवाई चल रही थी उसे रद्द करने का आदेश दे दिया। लेकिन जैसा आपने पहले भी इशारा किया था, ये साफ कर देना जरूरी है कि ये राहत सिर्फ इन तीनों को मिली। जी हाँ। पति के खिलाफ आरोप वैसे के वैसे बने रहे। एकदम, पति के खिलाफ मामला चलता रहेगा निचली अदालत में, क्योंकि उसने ना तो अपील की थी और न ही कोर्ट ने खुद से उसके खिलाफ कार्रवाई रद्द की। फैसला सिर्फ अपीलकर्ताओं के लिए था, ससुर, सास और ननद। समझ गई। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर कोर्ट ने इनके खिलाफ कार्रवाई रद्द क्यों की? क्या वजहें थीं? क्योंकि 498A के मामले तो काफी संजीदा माने जाते हैं। हाँ बिल्कुल, और अदालत ने कार्रवाई रद्द करने के लिए बहुत साफ और ठोस कारण दिए हैं। ये आगे के लिए भी एक तरह से गाइडलाइन का काम कर सकते हैं। अच्छा। पहला और शायद सबसे अहम कारण था ससुराल वालों के खिलाफ जो आरोप थे उनका अस्पष्ट और सामान्य होना, मतलब वेग एंड जनरल एलिगेशंस। अस्पष्ट और सामान्य आरोप, इसका कानूनी मतलब क्या हुआ? थोड़ा समझाएंगे। जैसे देखिए, इसका मतलब है कि एफआईआर में ससुर, सास और ननद के बारे में जो बातें लिखी थी वो बहुत ही आम किस्म की थी। जैसे ये लिख दिया कि वे मुझे ताने मारते थे, या वे दहेज मांगते थे, या मानसिक रूप से परेशान करते थे। अच्छा। लेकिन इन आरोपों में ये नहीं बताया गया कि किस तारीख को, किस समय, कहां पर किसने क्या कहा, क्या किया। मतलब कोई स्पेसिफिक डिटेल नहीं थी। ओके। कानून ये कहता है कि किसी पर क्रिमिनल केस चलाने के लिए आरोपों में थोड़ी विशिष्टता तो होनी चाहिए ना,
ताकि सामने वाले को पता तो चले कि उस पर इल्जाम क्या है और वो अपना बचाव कैसे करे। हाँ, बात तो सही है। सिर्फ ऐसी हवाई बातें या सामान्य से आरोप कानूनी प्रक्रिया शुरू करने के लिए काफी नहीं माने जाते। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, कई बार ऐसा होता है ना कि खासकर ऐसे पारिवारिक तनाव के माहौल में जो पीड़ित है वो शायद शुरू में हर छोटी बड़ी घटना का ब्यौरा ना दे पाए, या हो सकता है डर की वजह से या सदमे की वजह से सब कुछ साफ साफ याद ना हो। तो क्या ऐसे में अस्पष्ट कहकर आरोपों को खारिज कर देना जो असली पीड़ित हैं उनके साथ अन्याय नहीं हो सकता? देखिए, ये बहुत जायज सवाल है, बहुत संवेदनशील मुद्दा है ये। हाँ। अदालत का मकसद किसी पीड़ित को डिस्करेज करना नहीं होता। यहाँ समझना यह है कि कार्यवाही शुरू करना और किसी को दोषी साबित करना, इसमें फर्क है। अच्छा। कार्यवाही शुरू करने के लिए भी कानून एक न्यूनतम आधार मांगता है, जिसे प्रथम दृष्टया मामला या प्रिमा फेसी केस कहते हैं। हाँ, सुना है ये टर्म। इसका मतलब है कि आरोपों को ऊपर से देखने पर लगना चाहिए कि हाँ, कुछ तो गड़बड़ है जिसकी जांच और मुकदमा होना चाहिए। अगर आरोप इतने ही जनरल हैं कि ये भी साफ नहीं हो रहा कि किस आदमी ने क्या किया, तो अदालतें, खासकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करके कार्रवाई को शुरू में ही रोक सकती हैं, ताकि कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल ना हो। बिल्कुल, ताकि अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ ना हो। इसका यह मतलब नहीं कि पीड़ित बाद में और सबूत या डिटेल नहीं दे सकता, लेकिन शुरुआती शिकायत में तो कम से कम इतना दम होना चाहिए कि मामला आगे बढ़े। समझ गई। तो ये एक तरह का संतुलन है। पहला कारण हुआ आरोप अस्पष्ट थे, दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण जुड़ा है धारा 498A की जो मूल भावना है उससे, यानी कानूनी क्रूरता का अभाव। अच्छा। जैसा हमने पहले कहा, 498A के तहत हर तरह की कहासुनी या झगड़ा क्रूरता नहीं होता। इसके कानूनी परिभाषा है। हाँ, मुझे याद है उसमें शारीरिक या मानसिक क्रूरता शामिल है, जो इतनी गंभीर हो कि महिला को आत्महत्या के लिए उकसाएं या उसके जीवन, शरीर या स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करें। ये तो काफी सीरियस परिभाषा है। इस गंभीर लेवल तक न पहुंचे वो कानूनी तौर पर 498A वाली क्रूरता नहीं मानी जाती। ठीक है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ससुराल वालों के खिलाफ जो जनरल आरोप थे, जैसे दहेज की मांग या परेशानी के आरोप, जिनमें कोई स्पेसिफिक्स नहीं थे, वो 498A की इस गंभीर परिभाषा के दायरे में नहीं आते थे। उनमें वो तीव्रता नहीं दिख रही थी। ओके, तो पहला कारण आरोप अस्पष्ट, दूसरा कानूनी क्रूरता के स्तर के नहीं। क्या कोई तीसरा अहम कारण भी था? हाँ, तीसरा कारण भी बहुत महत्वपूर्ण था और उसने ससुराल वालों का केस और मजबूत कर दिया। वो क्या? वो ये कि जो सबसे गंभीर आरोप थे, मतलब धारा 377 अप्राकृतिक अपराध और धारा 506 आपराधिक धमकी वाले, हाँ, वे FIR में खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ पति के खिलाफ लगाए गए थे। क्या बात है! मतलब शिकायत में इन संगीन अपराधों के लिए सीधे तौर पर पति को ही जिम्मेदार बताया गया था। ससुराल वालों का नाम इन आरोपों में नहीं था। बिल्कुल, FIR पढ़ने से ये एकदम साफ था कि ये जो गंभीर धाराएं हैं, इनके आरोप पति के व्यक्तिगत कामों से जुड़े हैं। ससुर, सास या ननद को इन अपराधों में हिस्सेदार बताने वाला कोई विशिष्ट बयान या डिटेल शिकायत में थी ही नहीं। अच्छा। तो देखिए, जब सबसे गंभीर आरोप सिर्फ पति पर थे और बाकी ससुराल वालों पर लगे आरोप वैसे ही अस्पष्ट और सामान्य थे, जो कानूनी क्रूरता की परिभाषा में भी फिट नहीं हो रहे थे, हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट को उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का कोई ठोस आधार ही नजर नहीं आया। तो इन तीन मुख्य वजहों से अस्पष्ट और सामान्य आरोप, कानूनी क्रूरता की परिभाषा पूरी ना होना और गंभीर आरोपों का केवल पति तक सीमित होना, इनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ससुर, सास और ननद के खिलाफ कार्यवाही रद्द कर दी। जी हाँ, इन सभी कारणों को मिलाकर अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि इन रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा जारी रखना एक तरह से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। अब इस फैसले के महत्व पर बात करते हैं। ये फैसला क्यों जरूरी है? क्या ये सिर्फ इसी केस के लिए है या इसका असर दूर तक जाएगा? नहीं, ये फैसला कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये उस सिद्धांत को और पुख्ता करता है जिसे अदालतें पहले भी कई बार कह चुकी हैं। कौन सा सिद्धांत? कि सिर्फ इसलिए कि कोई पति का रिश्तेदार है, उस पर खासकर 498A जैसे मामलों में क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता जब तक कि उसके खिलाफ कोई स्पेसिफिक ठोस आरोप ना हो। मतलब सिर्फ रिश्तेदारी काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये जो सर्वव्यापी, मतलब ओमनीबस किस्म के अस्पष्ट और सामान्य बयान होते हैं ना कि सबने मिलकर परेशान किया, इसके आधार पर पूरे परिवार को घसीटना सही नहीं है। यानी हर व्यक्ति के खिलाफ उसके अपने किए का विशिष्ट आरोप होना चाहिए। एकदम। ये फैसला अदालतों और जांच एजेंसियों जैसे पुलिस को भी एक साफ संदेश देता है। क्या संदेश?
कि 498 के मामलों में खासकर जब बहुत सारे रिश्तेदारों के नाम लिखवा दिए जाते हैं तो आरोपों की बारीकी से जांच हो। क्या हर एक आरोपी के खिलाफ कुछ मटेरियल है? क्या आरोप इतने विशिष्ट हैं कि मुकदमा चल सके? ये सवाल पूछना जरूरी है। इस फैसले को अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या इसका संबंध उन चिंताओं से है जो हाल के सालों में 498A के कथित दुरुपयोग को लेकर उठती रही हैं? हाँ, निश्चित रूप से इसका ताल्लुक इस बहस से। देखिए, 498A कानून लाया गया था महिलाओं को बचाने के लिए। एक बहुत जरूरी कानून है। हाँ बिल्कुल। लेकिन समय के साथ ऐसी शिकायतें भी आईं कि कई बार इसका गलत इस्तेमाल होता है, पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए या ससुराल वालों को परेशान करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी अरनेश कुमार जैसे मामलों में गिरफ्तारी को लेकर गाइडलाइंस दी थी ताकि बेवजह गिरफ्तारियां ना हों। हाँ, याद है मुझे। ये फैसला उसी भावना को आगे बढ़ाता है, लेकिन ये गिरफ्तारी से भी आगे मुकदमा जारी रखने के लेवल पर भी विशिष्टता और गंभीरता की मांग करता है। ये दिखाता है कि अदालतें कानून के दुरुपयोग को लेकर सचेत हैं। लेकिन क्या ऐसे फैसले से ये डर नहीं है कि धारा 498 का जो असली मकसद था, पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा देना, वो कहीं कमजोर ना पड़ जाए? क्या इससे असली पीड़ितों के लिए न्याय पाना और मुश्किल नहीं हो जाएगा, जिन्हें शायद शुरू में हर डिटेल याद ना हो? ये चिंता बिल्कुल वाजिब है और अदालतों को हमेशा ये संतुलन साधना पड़ता है। इस फैसले का मतलब ये नहीं कि कानून कमजोर हो गया या ससुराल वालों पर अब केस नहीं चलेगा, नहीं। अच्छा। ये फैसला सिर्फ ये कहता है कि केस चलाने के लिए ठोस और विशिष्ट आधार होना चाहिए। अगर किसी रिश्तेदार ने वाकई क्रूरता की है और उसके खिलाफ स्पेसिफिक आरोप हैं तो कानून अपना काम करेगा। ठीक है। लेकिन अगर आरोप सिर्फ सामान्य और अस्पष्ट हैं तो फिर कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकना भी जरूरी है। इससे अदालतों का वक्त बचता है और सबसे जरूरी, जो निर्दोष लोग हैं उन्हें बेवजह की परेशानी, बदनामी और मानसिक पीड़ा से बचाया जा सकता है। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। न्याय व्यवस्था में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए ये संतुलन जरूरी है। तो ये फैसला एक तरह से पुलिस जैसी जांच एजेंसियों पर भी ज्यादा जिम्मेदारी डालता है कि वो FIR लिखते समय या जांच करते समय आरोपों की प्रकृति को ध्यान से देखें। हाँ बिल्कुल, ये फैसला पुलिस और निचली अदालतों को भी गाइड करता है। उन्हें देखना चाहिए कि क्या शिकायत में हर आरोपी की भूमिका साफ है, क्या आरोप सिर्फ जनरल हैं या स्पेसिफिक, क्या वो कानूनी क्रूरता की परिभाषा में आते हैं। अगर शुरू में ही लगे कि कुछ रिश्तेदारों के खिलाफ आरोप बहुत हल्के या अस्पष्ट हैं तो शायद चार्जशीट फाइल करने से पहले ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। ये तो हुई कानूनी बातें। समाज पर इसका क्या असर हो सकता है? देखिए, सामाजिक स्तर पर यह फैसला एक अच्छा संदेश दे सकता है कि कानून का इस्तेमाल सोच समझकर और जिम्मेदारी से करना चाहिए। हाँ। ये उन लोगों को शायद हतोत्साहित करे जो मामूली झगड़ों को निपटाने के लिए या दबाव बनाने के लिए क्रिमिनल लॉ का सहारा लेने की सोचते हैं। सही बात है। और साथ ही उन परिवारों को थोड़ी राहत दे सकता है जिन्हें ये डर लगा रहता है कि किसी झगड़े में पूरे परिवार को झूठे केस में फंसा दिया जाएगा। तो ये समाज में कानून के प्रति सम्मान और विश्वास बनाए रखने में मदद कर सकता है अगर इसे सही भावना से लागू किया जाए। वाकई ये कानून के सही इस्तेमाल और उसके दुरुपयोग के बीच एक संतुलन साधने की कोशिश है। बिल्कुल, और यह संतुलन साधना हमेशा ही चुनौतीपूर्ण होता है, खासकर पारिवारिक विवाद जैसे मामलों में जो बहुत भावनात्मक और उलझे हुए होते हैं। हाँ, ये तो है। ये मामला हमें फिर से उस बुनियादी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि हम असली पीड़ितों के हितों की रक्षा कैसे करें और साथ ही कानून के गलत इस्तेमाल को कैसे रोकें। ये बहुत ही मतलब नाजुक बैलेंस है, खासकर 498A जैसे कानूनों के लिए जिनका मकसद नेक है लेकिन जिनके दुरुपयोग की आशंका भी रहती है। सही कहा। जब आरोप अस्पष्ट हों, जैसे इस केस में ससुराल वालों पर थे, तो किस लेवल पर जिम्मेदारी तय हो? क्या पुलिस को शुरू में ही और गहरी जांच करनी चाहिए ताकि केस सिर्फ उनके खिलाफ आगे बढ़े जिनके खिलाफ सबूत हो, या फिर अदालतों को, जैसा यहाँ हुआ, कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए शुरुआती स्टेज पर ही दखल देने में ज्यादा एक्टिव होना चाहिए? और इस सब में ये कैसे पक्का किया जाए कि न्याय की तलाश में असली पीड़ित पीछे न रह जाएं? बिल्कुल, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर लगातार सोचने की, बात करने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने। आज की इस पूरी चर्चा से जो मुख्य बात निकलकर सामने आई है वो यही है कि कानूनी कार्रवाई, खासकर 498A जैसे संवेदनशील मामलों में ठोस, विशिष्ट और गंभीर आरोपों पर आधारित होनी चाहिए। जी। सिर्फ रिश्तेदार होने के नाते या अस्पष्ट सामान्य आरोपों के आधार पर किसी को, चाहे वो पति के दूर के रिश्तेदार हों या नजदीकी, आपराधिक मुकदमे की लंबी और कष्टदायक प्रक्रिया में घसीटना कानून का इरादा नहीं है।
सही। सुप्रीम कोर्ट ने संजय डी जैन मामले में इसी बात को फिर से साफ किया है। यह फैसला आगे के मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण सेट करता है और कानून के निष्पक्ष इस्तेमाल पर जोर देता है। बिल्कुल। ज्ञान की इस यात्रा को जारी रखें